अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनएमडी कैट का अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा यूनिट 1 चल रहा है जिसका सेकंड लेक्चर है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सारी चीज़ों को हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप अपने तौर पे सॉल्व करें। आई होप सो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर भी लिया होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आइए उस क्वेश्चन को यहां पे एक अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था डियर स्टूडेंट्स कि ये जी हमारे पास एक चार्ज है 2Q का और एक हमारे पास चार्ज है जी -Q का, और मैंने ये बोला था कि इनके दरमियान जो इनिशियल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स वो है F। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक मेटालिक वायर अटैच कर दी जाए और कुछ देर के बाद वो वायर रिमूव कर दी जाए तो अब न्यू फोर्स क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो को समझते हैं। जब आप यहां पे वायर अटैच करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। कंडक्शन का प्रोसेस होगा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे। ये देखें, सपोज कर लें जी ये मैंने दो चार्जेस के दरमियान ना एक वायर अटैच कर दी है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से एक प्लस का चार्ज इस चार्ज को जाके क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, यहां पे जो चार्ज रह जाएगा वो क्यों रह जाएगा, क्योंकि एक चार्ज वहां चला गया और वहां पे चार्ज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अभी भी ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है और वायर भी लगी हुई है, तो चार्ज अभी भी ट्रांसफर करेगा। चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा दो पॉइंट्स के दरमियान जब तक दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल्स का डिफरेंस मौजूद है। जब दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, फिर चार्जेस नहीं फ्लो करेंगे। तो अब यहां से हाफ चार्ज वहां पे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा, इधर चार्ज रह जाएगा Q/2 और इधर भी चार्ज क्या रह जाएगा, Q/2। अब दोनों नेचर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम, दोनों तरफ चार्जेस सेम। अब आप वायर को लगा भी रहने दें तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी चार्ज यहां से यहां या यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन में बोला था ना कि एक वायर को अटैच करते हैं और फिर उस वायर को रिमूव कर लेते हैं, तो ये सारा काम सेकंड्स में हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप वायर को रिमूव कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चार्ज Q/2 है और ये भी चार्ज क्या है, ये Q/2 है। तो आइए जरा न्यू फोर्स निकालते हैं। तो न्यू फोर्स क्या होगी, F डैश इज इक्वल टू K Q/2 इंटू Q/2, यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये पहले वाली फोर्स बन गई है, देखें ये पहले वाली फोर्स बन गई, तो आंसर क्या होगा, F/4। और आपको याद होगा कि मैंने ऑप्शंस में एक ऑप्शन F/4 भी दिया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे ने F/4 आंसर निकाला है, दैट इज रॉन्ग। इसका सही आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले इनिशियल फोर्स तो निकाले, वो क्या है, इनिशियल फोर्स है जी F जो कि है K, पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड 2Q, दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो आपने ये चीज नोट की कि यहां पे क्या आ रहा है 2Q और यहां पे क्या है Q। तो मैं कैसे इस फैक्टर की जगह F लिख दूं, तो अब मुझे पहले वाली फोर्स बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स एक 2 अंदर यहां चला जाएगा और जिसे डिवाइड किया था वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली फोर्स बन जाएगी F और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज F/8। तो आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपने एफएससी में ये बात पढ़ी है कि किसी चार्ज के अराउंड एक सर्टेन रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए और वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को फील करे
तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आके अपने ऊपर फोर्स को फील करता है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स रीजन है? तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब एक चीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी ये एक चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड एक ये सर्टेन रीजन है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो ये चार्ज उस आने वाले चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जो आपको एक सर्टेन रीजन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। तो किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं। अब इस चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज किया जाता है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो फर्ज करें जी मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, तो ये जो चार्ज है जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है, ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसे अपनी फील्ड से बाहर भेज देगा। तो अब ये जो आपको एक रीजन नजर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, इस रीजन को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है फोर्स फील्ड। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जो कि आपकी बुक में मौजूद है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये देखें, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी तो समझ जाएं कि ये जो आपको फील्ड नजर आ रही है ये उतनी स्ट्रॉन्गर है, इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। और इस चार्ज पे जितनी कम फोर्स लगेगी इस फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हम यूनिट्स की बात करते हैं। तो इसके यूनिट्स यहां से नजर आ रहे हैं, न्यूटन पर कूलम। और ये बात भी पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो दो चीजें आपने सीख ली कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अब इसके कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। वो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला जो कि आपने याद रखना है वो ये है, E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, जिसे आप यूं लिखते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने ना एक चीज नोट की कि जैसे कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑब्े करता है ना, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑब्े करती है। अब यहां से मजीद दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप R सेम रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक चार्ज के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, ये रीजन उतना बड़ा होगा। कब? अगर आप सेम डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर लें, एक के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 100 माइक्रोकूलम। दोनों से 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा उस चार्ज के लिए होगी जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is inversely proportional to the square of the distance। एक ही चार्ज के करीब आए दूर जाएं, यानी चार्ज को सेम रखें और एक ही चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर बात करेंगे तो फिर ये वाला रिलेशन क्या होगा? वैलिड होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आपने रिलेशन देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वेक्टर फॉर्म किस तरह की होती है? मैं वेक्टर फॉर्म भी आपको बताना चाहता हूं। वेक्टर फॉर्म ये है जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म है E इज इक्वल टू K एज इट इज कूलम्स कांस्टेंट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। अब डायरेक्शन कौन देगा? R कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब कई दफा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इसकी एक और फॉर्म भी गिवन होती है बुक्स के अंदर, वो बता दें वो क्या है। तो आइए जरा देखते हैं कि वो फॉर्म जो कि एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है वो ये है डियर स्टूडेंट्स,
ई एज इट इज, जो कि वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जो यूनिट वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, ओरिजिनल वेक्टर या गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस आर कैप की जगह मैं ये नहीं लिख सकता आर डिवाइडेड बाय आर, ये आर स्क्वायर है। तो अब यूनिट वेक्टर की जगह लिखा ओरिजिनल गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पता ये चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वेक्टर फॉर्म जो कि आपने याद रखनी है और एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, ये मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा और आगे आर आ जाएगा। आर एक ऐसा वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही स्पेसिफाई कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी फॉर्म है जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसको याद रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये फॉर्म बताई है ना, सेम आप अपने नोट्स में कूलम्स फोर्स के लिए भी ऐसे लिखिए। कूलम फोर्स में क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, उसकी भी वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये पढ़ा था जहां पे आप सेकेंड ईयर में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट्स को देखूं तो वो बन जाते हैं वोल्ट पर मीटर। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक यूनिट्स वोल्ट पर मीटर हैं और एक न्यूटन पर कूलम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर किसी जगह पे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम में गिवन है या वोल्ट पर मीटर में गिवन है तो एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स एक और रिलेशन आपने याद रखना है जो कि ये है E इज इक्वल टू V ओवर D। ये कहां पे एप्लीकेबल है, ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी एक मेरे पास कैपेसिटर की ये प्लेट है, एक मेरे पास कैपेसिटर की ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है प्लेट्स के सेंटर्स के दरमियान वो डिस्टेंस हमारे पास d है। ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, एक प्लेट के ऊपर आपको पता है एक टाइप का चार्ज होता है और दूसरी प्लेट के ऊपर दूसरी टाइप का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये देखें ये जस्ट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे ये एप्लीकेबल है, प्लेट्स के दरमियान एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू है V, प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास वैल्यू है जो कि E है, और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है। तो मैंने आपको ये बता दिया एक्चुअली कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब इसको याद रखना है। अब आप ये नोट कीजिए, क्या अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कोई मेथड पढ़ा या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीकेकार यहां पे सीखा? बिल्कुल भी नहीं। तो अब डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ये देखें ये आपने एफएससी में पढ़ा था, और ये एक कन्वेंशन है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है ये 3D में फैला हुआ है, ये आपको सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे 2D में नजर आ रही है, वरना ये जो पैटर्न है ये 3D में है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये रेडियली आउटवर्ड होंगी। अच्छा यहां पे मुझे एक बात तो बताएं, ये जो आपको एक फील्ड नजर आ रही है एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो कि रेडियली आउटवर्ड है, बताइए ये यूनिफॉर्म फील्ड है कि वेरिएबल फील्ड है? जल्दी से सोचें, ये फील्ड यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? स्टूडेंट्स ये वेरिएबल फील्ड है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। वो कैसे, ये देखें, जैसे जैसे आप चार्ज से अवे मूव करेंगे ना तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। जैसे जैसे आप चार्ज से अवे मूव करते हो फील्ड लाइंस के दरमियान देखें गैप भी बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वीक। तो पता चला कि ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वेरिएबल फील्ड है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म फील्ड, दिस इज वेरिएबल फील्ड। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि ये एक आइसोलेटेड चार्ज की वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप नेगेटिव चार्ज की भी जो फील्ड होगी उसे आप वेरिएबल फील्ड कहोगे। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड क्या होती है,
नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है रेडियली इनवर्ड। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चल रहा है, जो कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से एक दफा खुद रीड करना है, लेकिन मैं वर्बली बता देता हूं। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियली इनवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट होती हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ये कभी क्रॉस नहीं करती। और अगर ये कर जाएं क्रॉस, तो जिस पॉइंट पे इन्होंने क्रॉस किया ना, उस पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये रिपेल करती हैं। तो ये एक आइसोलेटेड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों की जो फील्ड लाइंस हैं ये मैंने आपको बताया कि ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये कौन सी फील्ड है? ये वेरिएबल फील्ड है। तो इसे भी आपने याद रखना है, दिस इज वेरिएबल फील्ड। तो अब आपने एक सिंगल चार्ज के बारे में तो सीख लिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। लेट्स से जी दो पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास, एक ये पॉजिटिव चार्ज, एक ये पॉजिटिव चार्ज। तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब इनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होगा, मतलब इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से अवे चली जाएंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। मैं सारा पैटर्न तो ड्रॉ नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। और जो फील्ड लाइंस होंगी ये रेडियली क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो आपको दो सेम चार्जेस की फील्ड नजर आ रही है, बताएं ये यूनिफॉर्म फील्ड है, वेरिएबल फील्ड है? ये भी वेरिएबल फील्ड है। अब यहां पे आपको ये जो सेंट्रल पॉइंट नजर आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दिस इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इसका नाम क्या होता है ये भी याद रखना है, इसे न्यूट्रल जोन कहते हैं या फील्ड फ्री रीजन कहते हैं। नंबर 1, कितने नाम है जी इसके? इसको बोला जाता है कि ये न्यूट्रल जोन है, या डियर स्टूडेंट्स इसे बोला जाता है ये फील्ड फ्री रीजन है। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। अब आपको मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझाता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड भी क्यू हो, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड भी क्यू हो, तो जो 0 फील्ड लोकेशन है ना, वो दोनों चार्जेस के एग्जैक्ट सेंटर में बनेगी। क्या बोला? अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम हो, ये भी लेट्स से 2 कूलम का है, 2 माइक्रोकूलम का, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, तो 0 फील्ड लोकेशन एग्जैक्ट मिड में बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो, एक चार्ज के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और एक चार्ज के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो, तो फिर क्या होगा? इसे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, बाकी फील्ड लाइंस का पैटर्न मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि लेट्स से एक ये चार्ज है, सपोज कर लें लेफ्ट साइड के ऊपर जो चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका जो फील्ड फ्री रीजन होगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा होगा। बाकी फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि अंडरस्टूड है। सपोज कर लें जी इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 3q और इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है q, तो फील्ड फ्री रीजन किसकी तरफ होगा? उसकी तरफ होगा जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है कि अगर एग्जैक्ट सेंटर में फील्ड फ्री रीजन है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करते हैं। ये तो हमने दो पॉजिटिव चार्जेस की बात की, दो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी बात सेम होगी। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बारे में सीखते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इस तरीके से मौजूद होती हैं, ये लाइक दिस, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, जिसे देखें मैं एरो से शो कर रहा हूं, और नेगेटिव की तरफ जा रही है। और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से इनवर्ड ड्रॉ कर लीजिए, और यहां पे हम आउटवर्ड ही शो करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स, फिर मेरा आपसे एक सवाल है,
ये जो आपको एक फील्ड का पैटर्न नजर आ रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है या वेरिएबल फील्ड है? ये मिक्सचर है। यहां पे एक लाइन ऐसी भी है जो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो कर्व्ड लाइंस है वो वेरिएबल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले जरा कर्व्ड लाइंस की बात करते हैं। फर्स्ट करें जी, इस कर्व्ड लाइन के इस जगह के ऊपर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, तो फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डियर स्टूडेंट्स, जो बेटा फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको नजर आ रही है, इस पॉइंट पे मैंने चार्ज प्लेस किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा, इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन आ रही है। तो ये जो जितनी भी कर्व्ड लाइंस है ना, इन कर्व्ड लाइंस पे पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो इसी वजह से ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाएंगी वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये देखें, ये जो सेंट्रल आपको लाइन नजर आ रही है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कई बच्चे कहेंगे सर देखें हम पॉजिटिव चार्ज से तो अवे मूव कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म कैसे हुई? डियर स्टूडेंट्स, आप एक चार्ज से जितना अवे मूव कर रहे हो दूसरे चार्ज के उतना करीब भी तो जा रहे हो। तो ये जो आपको सेंट्रल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा पॉइंट जो कि एमसीक्यू में डिस्कस किया जा सकता है, मैं वो यहां पे डिस्कस कर देता हूं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये बोला जाता है एमसीक्यू में कि आपके पास जनाब एक चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है लेट्स से +2q, ठीक है, और दूसरा नेचर में ऑपोजिट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है -q। तो आपने बताना है कि जो न्यूट्रल जोन है या जो फील्ड फ्री रीजन है या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो रीजन कहां पे होगा। पहला ये क्वेश्चन है कि किस जगह पे होगा, ये आपने बताना है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि वो किस चार्ज के ज्यादा करीब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फील्ड फ्री रीजन आपको इस चार्ज के इस जगह पे भी मिल जाएगा। देखें, ऐसा तो नहीं है ना कि इस चार्ज की जो फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली हुई है। इस चार्ज की एक सर्टेन फील्ड अलर्ट से वो यहां पे आके खत्म हो जाएगी, तो उसके बाहर आपको फील्ड फ्री रीजन मिल जाएगा। और इस चार्ज की भी एक फील्ड है, उसके बाहर भी आपको फील्ड फ्री रीजन मिल जाएगा। तो फील्ड फ्री रीजन दोनों चार्जेस की तरफ मौजूद है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट ले लेता है कि पता नहीं क्या समझते हैं कि शायद फील्ड फ्री रीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज के पास होता है या पॉजिटिव चार्ज के पास होता है। ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ आपको फील्ड फ्री रीजन मिल सकते हैं। अब फील्ड फ्री रीजन ज्यादा किसके क्लोज होगा? स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझिए, इसकी जो फील्ड होगी ना, लेट्स से ये देख, इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी फील्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होगी, जिसे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इसकी फील्ड का पैटर्न ये होगा, तो इसके बाहर हमें फील्ड फ्री रीजन मिल जाएगा। लेकिन करीब किसके ज्यादा होगा? इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, कम, इसकी फील्ड क्या होगी इसके मुकाबले में, वीक होगी। तो फील्ड फ्री रीजन किस चार्ज के ज्यादा करीब है? वो चार्ज ये वाला नेगेटिव चार्ज है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं हमें किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट एमसीक्यू बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपसे स्टेटमेंट में ये बोला जा सकता है कि लेट्स से जी आपके पास एक चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है जी 2 माइक्रोकूलम। इस चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये आप लोगों ने कंप्यूट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मकसद ये भी है कि एनएमडी कैट के बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि सर हमसे कैलकुलेशंस नहीं होती। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि इसे एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एंटी टेस्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं और जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। आपको वैल्यूज ही ऐसी दी होती हैं कि जब आप एक दफा फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यूज को पुट करते हो तो बहुत से फैक्टर्स खुद ब खुद कैंसिल हो जाते हैं। हार्डली आपको 10 की पावर सॉल्व करनी पड़ेगी या 2-3 डिवीजन के या मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर।
अब इस k को अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। आपके पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है, आप डायरेक्ट पुट कर दें 9 × 10⁻⁹ और कोशिश करें कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट्स यहां पे जरूर आप यूज करें। चार्ज कितना है डियर स्टूडेंट्स? 2 माइक्रोकूलम। टू एज इट इज माइक्रो की वजह से 10⁻⁻�6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर लें, ये आ जाएगा 9। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो बनेगी जी 2 × 10⁻⁹ तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ और साथ यूनिट्स आप मेंशन कर सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या इसके साथ आप यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। या हो सकता है कि स्टूडेंट्स वो आपसे ये कहे कि ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो फिर यहां डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर होना था। अब अगर सेंटीमीटर आ गया है और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका मतलब जरा सुन लीजिए, सेंटीमीटर के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये सेंटीमीटर 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। 1 सेंटी 10⁻⁻² होता है, तो ये 2 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होता तो स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है यहां पे हम लिखते 9 × 10⁻⁻⁴, 9 से कैंसिल हो जाता, ये -4 डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाता और हम उसे वहां पे सॉल्व कर लेते। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपको इस तरीके से चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है वो शो किया गया है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न में डियर स्टूडेंट्स यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स उसने आपको शो कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। लेट्स से नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 5। तो ये आपको दो ऑपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न गिवन है और उस पैटर्न में आपको डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट D का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जिस्ट बिटवीन विच पॉइंट्स। तो किन पॉइंट्स के दरमियान मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? और आपके पास जो ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो ये हैं 0.5 एंड 4, बीटा में है 0.3 एंड 4, चार्ली में है डियर स्टूडेंट्स 0.1 एंड 3, और डियर स्टूडेंट्स डेल्टा में है 0.1 एंड 2। तो जी डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर नेगेटिव साइन नहीं लगाया आपने यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लाइन भी मेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में, कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, तो जस्ट मैं इसे ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स अगर किसी पॉइंट पे या किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे तो वहां पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R। अब एक और जरा बात सुन लीजिए, उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश हैं और इस बात को समझना चाहते हैं। स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो ना तो उनका रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। जैसे आप चार्ल्स लॉ पढ़ते हो, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसे कैसे लिखते हैं? V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फिजिक्स में अगर फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका रिलेशन इनवर्स होता है। जैसे आप बॉयल्स लॉ में डिस्कस करते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P और V क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो रिलेशन क्या होगा? इनवर्स।
तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो देखें ये दो टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड, इनका रिलेशन क्या होगा डायरेक्ट। तो पता ये चला कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी जिन पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा आर डिस्टेंस ज्यादा है उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा। और वो दो पॉइंट्स एक ऐसी जगह पर मौजूद होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था कि अगर ओवरऑल देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा पैटर्न है कि जहां पर एक सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस कर्व्ड लाइन के ऊपर आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ऑप्शंस अब कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 ये हो सकते हैं। तो देखें 1 और 3 के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसी वजह से 1 और 3 के दरमियान मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स वो यहां पे होगा चार्ली। अब डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में कई दफा फील्ड फ्री रीजन या जीरो फील्ड लोकेशन को भी डिस्कस किया जाता है और क्वेश्चन के पूछने का स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिएगा, लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ना 3 चार्जेस हैं और ये तीनों चार्जेस आपने ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे सेट किए हुए हैं, लाइक इस तरीके से तीनों सेम चार्जेस हैं। सपोज कर लेते हैं कि तीनों चार्जेस के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, लेट्स से 2 माइक्रोकूलम, लेट्स से 2 माइक्रोकूलम और लेट्स से 2 माइक्रोकूलम। तो इस ट्रायंगल के एग्जैक्ट सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये स्टूडेंट्स, सारे चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, बिल्कुल भी नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डियर स्टूडेंट्स ये 0 होगी। अच्छा, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाए, जरा गौर कीजिएगा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक चार्ज ये है पॉजिटिव का, ये चार्ज है नेगेटिव का, ये चार्ज है लेट्स से पॉजिटिव का और ये भी चार्ज है लेट्स से पॉजिटिव। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे डिफरेंट चार्जेस को प्लेस किया गया है। इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकूलम, ये भी 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और डियर स्टूडेंट्स ये भी 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और सेम बात पूछ रहा हूं कि अब बताइए कि एग्जैक्ट सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या 0 होगी, बिल्कुल भी नहीं डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर इस और इस चार्ज की बात करें तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से नहीं पास करेगी, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। तो पता ये चला कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कॉर्नर्स को सबसे पहले गौर से देखना है कि क्या सारे चार्जेस सेम है या डिफरेंट है। देखें यहाँ पे सेम थे, सेम मैग्नीट्यूड थी, एग्जैक्ट सेंटर हमारा फील्ड फ्री रीजन है। यहां पे क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहां के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन जीरो होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से एमसीक्यू आपको कुछ इस तरीके से गिवन है या उसकी स्टेटमेंट है कि what will be the electric field intensity at the surface of an isolated gold nucleus, ठीक है जी, और आपको जो गोल्ड है उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। What will be the electric field intensity at the surface of an isolated gold nucleus? अब गोल्ड एक मेटल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं,
तो उन प्रोटॉन्स की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से न्यूक्लियस की सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितनी होगी? ऑप्शंस को जरा गौर से देखिए। लेट्स से आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है, वो है जी 197 E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बीटा में है 79 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, चार्ली में है 197 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डियर स्टूडेंट्स डेल्टा में है 79 E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है कि वो कौन सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करता है। स्टूडेंट्स आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें जी, आपके पास फॉर्मूला होता है E = K Q/R। अब K की जगह आप लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह आप लिख दें जी NE डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पे स्क्वायर है तो इसी वजह से यहां पे भी स्क्वायर है। अब N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि प्रोटॉन नंबर क्या होता है? क्या एटॉमिक नंबर होता है कि मास नंबर होता है? तो आपका ये जो डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर है, आप इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। तो अब आपको क्लू मिल गया होगा कि ये देखें, n की जगह 79 आ जाएगा, E एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स पता ये चला कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें उसने मास नंबर यूज किया, मास नंबर नहीं यूज करना, क्योंकि ये इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये नहीं हो सकता। बीटा क्यों ठीक नहीं है? बीटा में भी तो 79 है, लेकिन यहां पे E स्क्वायर आ गया है, इस फैक्टर की वजह से बीटा ठीक नहीं है। चार्ली क्यों नहीं हो सकता? अगेन एक तो इसमें R की पावर का प्रॉब्लम है, और दूसरा 197 अगेन लिख दिया, तो इस वजह से डेल्टा इज द ओनली आंसर दैट इज करेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। मैंने लेक्चर में आपको सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न दिखाया था, अब आपको मैं वेरिएबल और यूनिफॉर्म दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पैटर्न दिखाता हूं, और फिर बताता हूं कि एमसीक्यू आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट्स से स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहता हूं, ये कैपेसिटर की एक ये प्लेट है, ठीक है जी, और कैपेसिटर की एक ये दूसरी प्लेट है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्वेश्चन पहले गौर से देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें, सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अच्छा, आपकी बुक में ना एक डायग्राम ऐसी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से शो किया हुआ है। ये ऐसा ही क्यों है? एफएससी में बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, ये ऐसा क्यों है? अभी मैं ये समझाता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन पहले आप इस चीज को समझिए कि लेट्स से अगर ऐसे एमसीक्यू आ जाए, आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हो, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कुछ पॉइंट्स अज्यूम किए हो। लेट्स से पॉइंट ए है, लेट्स से पॉइंट बी है, लेट्स से पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट डी अज्यूम कर लें, यहाँ पे एक पॉइंट ई अज्यूम कर लें, और आपसे ऑप्शंस में ये पूछा जाए कि डियर स्टूडेंट्स बताइए कि कौन से पॉइंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से पॉइंट्स नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होती है ना, वो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब जरा खुद बताएं जल्दी से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से पॉइंट्स हैं? ए, बी, सी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स हैं, और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ई और डी। अब आपकी इस बात का जवाब जो कि आप एफएससी में भी पूछते हो और एंट्री टेस्ट में भी बहुत ज्यादा पूछते हो कि सर ये जो टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें ये फील्ड्स ऐसे क्यों हैं? मैंने आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब जरा ये देखें, यहां सेंटर में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसे ऊपर वाली भी रिपेल कर रही है, नीचे वाली भी रिपेल कर रही है और इक्वल अमाउंट से रिपेल कर रही है। इस वजह से सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऊपर से और नीचे से रिपल्सिव फोर्सेस का सामना है और वो सेम फोर्स है, इसलिए वो बेंड नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती हैं सेंटर में। लेकिन अब देखें, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब नीचे कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस है, ये सारी इसको रिपेल कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है कि जो उस रिपल्शन को बैलेंस कर सके। तो इस वजह से ये थोड़ी सी यहां पे कर्व्ड फॉर्म में हो जाती हैं और यहां पे भी ये सारी मिलके इसको रिपेल कर रही हैं और इनके पास यहां पे कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो इसको रिपेल करके इसको स्ट्रेट कर सके। तो एजेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है और सेंटर में डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये यूनिफॉर्म होती है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, जब कभी आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने लगते हैं तो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए। टेक्स्ट बुक को रीड करने के बाद एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल गिवन है उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएं, वहां पे जो उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस है। और डियर स्टूडेंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसे भी अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।